कार्टिन हैमिट प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी बोलते हैं। तो हम पहले मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम और रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी इज रिटर्न फॉर ईच इंडिविजुअल स्टेप। अगर कोई रिएक्शन 2 या ज़्यादा स्टेप पे पूरी हो रही है तो हर एलिमेंट्री स्टेप के लिए, हर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग एक्सप्लेन करी जाती है। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली is the number of the molecules or ions involved in the formation of one activated complex। तो हमने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा है, मिथाइल आयोडाइड पर Cl- का अटैक होता है। इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मिथाइल आयोडाइड का और एक क्लोराइड आयन। तो इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई? 2। इट इज़ अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है डाइमराइजेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन। यहाँ पर डाइमराइजेशन एक ही रिएक्टेंट का हो रहा है, लेकिन रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। तो अगेन डाइमराइजेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन इज बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फर्स्ट टाइप के बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट है, जबकि सेकंड टाइप के बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ 2 ब्यूटीन। ये हमने सिस ब्यूटीन लिया है, इसमें कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। जब सिस का ट्रांस में आइसोमराइजेशन होता है तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। डाइमराइजेशन एक्चुअली इन्वॉल्व्स about the rotation about the central carbon carbon double bond। इस डाइमराइजेशन के बीच में जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसे हम कैसे बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट इज द मॉलिक्यूल विथ ऑर्थोगोनल p ऑर्बिटल। ठीक है, कैसा है? ऑर्थोगोनल p ऑर्बिटल ऑन 2 एडजेसेंट सेंट्रल कार्बन एटम विथ अ डाइहेड्रल एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ बना, उसे हम किससे करेक्टराइज करते हैं? इट इज़ द मॉलिक्यूल विथ ऑर्थोगोनल p ऑर्बिटल ऑन 2 एडजेसेंट सेंट्रल कार्बन एटम व्हेन द डाइहेड्रल एंगल इज 90 डिग्री। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनने में केवल 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ये कन्वर्ट हो जाता है रोटेशन होने के बाद ट्रांस में। सिस ट्रांस में हो गया, 2 CH3 सामने सामने थे, 2 CH3 अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो सिस का ट्रांस में जब आइसोमराइजेशन होता है तो इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया और वही ट्रांस में बदल गया। तो ये वाला ट्रांजिशन क्या कहलाता है? ये वाला ट्रांजिशन हमारा कहलाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट हम आएंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जिसे हम रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं। इससे पहले हम 2-3 बातें समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है, एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है। इस कोर्स ऑफ द रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब हमारे पास या तो ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है या इंटरमीडिएट बन सकती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट सेम बात नहीं है। यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, पहले वाले केस में जो हमने बनाया है वो ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी वाली स्टेट है, रियल मॉलिक्यूल नहीं होता है। जबकि इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो रियल केमिकल स्पीशीज़ होती हैं, जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज़ नॉट अ रियल मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट्स आर रियल मॉलिक्यूल। यहाँ हमारे पहले एग्जाम्पल में जो हमारी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जो हमारी सिंगल स्टेट में पूरी होती है, ट्रांजिशन स्टेट है। और ये जो सेकंड एग्जाम्पल हमने लिखा है, इसमें हमारे पास कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में बना है। अब हम आगे रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम को पढ़ेंगे।
ये हमारे पास रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है। वास्तव में रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम और रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होता है? ये एक डायग्राम होता है जो क्या शो करता है? द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। कोर्स ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से जब कोई चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी चेंज होता है उसे हम जिस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम या रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। इसमें हम एनर्जी को वाई एक्सिस पर लिखते हैं और एक्स एक्सिस पर हम प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन मतलब पहले हमारे पास रिएक्टेंट है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या है? एनर्जी ऑफ अ स्पीशीज इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन इज प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। क्या कहा हमने? ये क्या है? एनर्जी ऑफ द स्पीशीज involved in the reaction are plotted against the progress of the reaction. A reaction progress is written from left to right. जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वह रिएक्शन की प्रोग्रेस को बताता है। तो एक्स एक्सिस पर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस लिखेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट लिखेंगे और एनर्जी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ये टिपिकल हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये डायग्राम किसके लिए है? ये डायग्राम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए है। ये डायग्राम उस स्टेप के लिए, वन स्टेप के लिए है जिसमें रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और ये बीच में जो एनर्जी बैरियर है वहाँ कौन लाई कर रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट होती है, तो यहाँ पर कौन लाई कर रहा है? यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन स्टेट लाई कर रहा है। एक्चुअली जो कंसर्टेड रिएक्शन होती है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द रिएक्टेंट वाया द ट्रांजिशन स्टेट, उसके लिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। एनर्जी बैरियर पर कौन है? ट्रांजिशन स्टेट है और डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात बच्चों हम यहाँ कहते हैं कि ये जो दूसरा डायग्राम हम पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो ये दूसरा डायग्राम अलग है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ हमारे पास कौन है? इंटरमीडिएट है। ये एक्चुअली 2 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप में रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है और सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या पता लगा आपको? ये 1 स्टेप रिएक्शन है और ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इंटरमीडिएट में बी जनरेटेड इन यूनिमॉलिकुलर और बाइमॉलिकुलर। इसका मतलब यह नहीं है कि यूनिमॉलिकुलर है तो इंटरमीडिएट जनरेट होगा या बाइमॉलिकुलर है तो इंटरमीडिएट जनरेट होगा। इंटरमीडिएट में बी जनरेटेड इन ईदर यूनिमॉलिकुलर और बाइमॉलिकुलर रिएक्शन। सेकंड बात, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इंटरमीडिएट में बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है तो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट भी हो सकता है। बच्चों खास बात यह है कि इंटरमीडिएट क्या है और ट्रांजिशन स्टेट क्या है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट है और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट रियल स्पीशीज़ नहीं होती है, जबकि हमारा इंटरमीडिएट जो है ये इंटरमीडिएट हमारा रियल स्पीशीज़ है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो हम इसे आइसोलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम सूटेबल रिएजेंट से इसे ट्रैप कर सकते हैं और नहीं तो हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सब आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो इंटरमीडिएट आर रियल स्पीशीज, दे आर नॉट ऑन द एनर्जी बैरियर, दे लाई एक्चुअली इन द वेल बिटवीन द 2 बैरियर्स। ठीक है, ये 2 बैरियर के बीच का जो वेल है वहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट लाई करता है।
और इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट करते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसी पर हमारे रिएक्शन की प्रोग्रेस डिपेंड करती है। ये जो हम सेकंड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उस एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, फिर इस इंटरमीडिएट पर OH माइनस का अटैक होता है और ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। फ्री, अब मैं यहाँ बोलूँ, द फ्री एनर्जी डिफरेंस between the initial and final state and the intermediate reflect the thermodynamic stability of the intermediate। बच्चों, दो तरीके की स्टेबिलिटी होती है, एक थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी होती है, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। तो जितना ये इससे और इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस है या इसके और इसके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कौन सी स्टेबिलिटी बताता है, वो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। अ लार्ज वैल्यू करस्पॉन्ड टू द अनस्टेबल इंटरमीडिएट। सारे पॉइंट बाकायदा अच्छी तरीके से समझना। अ लार्ज वैल्यू करस्पॉन्ड टू द अनस्टेबल इंटरमीडिएट। हाइट ऑफ द टू barrier in on the both side of the intermediate reflect the elementary rate constant of the two reaction। ठीक है, ये तो हमें थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी बताता है। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी हम क्या कह रहे हैं कि इस बैरियर के, इस इंटरमीडिएट के दोनों तरफ जो बैरियर की हाइट है ये हमें रेट कांस्टेंट के बारे में जानकारी देती है। पहली वाली हाइट पहले वाले के रेट कांस्टेंट देती है और दूसरे वाले की हाइट दूसरे वाले की। तो फॉरवर्ड रिएक्शन टू गिव द प्रोडक्ट और बैकवर्ड रिएक्शन टू गिव द रिएक्टेंट, ये हाइट हमें बताती है कि इसमें प्रोडक्ट आसानी से बनेगा या इससे रिएक्टेंट आसानी से बनेगा। इफ़ दीज बैरियर्स आर लो, reactions are fast and we have a reactive intermediate। Okay, if these barrier are low, the intermediate is termed as reactive intermediate and the reaction is fast। उल्टी साइड, if these barriers are high, intermediate is unreactive। So there's quite possible to have a very unstable intermediate in thermodynamic sense। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कह रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है वो हमें इसकी एनर्जी के डिफरेंस से पता लगेगा। फिर अगर हमारे पास इंटरमीडिएट है, गलती मत करना, इंटरमीडिएट बैरियर पर नहीं बनता है, दो बैरियर के बीच के वेल पर इंटरमीडिएट मिलता है तो वहाँ पर हमें इंटरमीडिएट बनाएंगे। और ऊपर बैरियर के ऊपर कौन मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। ठीक है, फिर दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस और इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तीसरी बात हमने क्या कही कि इन दोनों बैरियर की हाइट हमें काइनेटिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले टर्न पर आगे बढ़ेंगे।